जय हिंद। मैं कुमार सत्या सर स्वागत करता हूं आपका द एकेडमी 2.0 पर। साथियों, हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के पीआरटी टीजीटी पीजीटी के जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न श्रृंखला है, आप जान रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम जो प्रश्न होते हैं वो किसके होते हैं, तो बीपीएससी के ही होते हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए इस प्रश्न श्रृंखला की शुरुआत करें। और इसकी शुरुआत करने से पहले हम चाहेंगे कि यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो इस वीडियो का लाभ ले सकें। ठीक है, आइए हम प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़े। देखें, इसमें आपको पहला ही प्रश्न मिलेगा कि देखें, यहाँ पहला ही प्रश्न है, ह्वेनसांग की यात्रा में ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था। इसमें आपको बताना है कि ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था। अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है कांची और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक और या इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपको बीपीएससी के टीआरई एग्जाम में आपको इसी तरह के 5 ऑप्शन मिलेंगे और उनमें से आपको चूज करना होगा। अब यहाँ देखें कि पूछा गया है कि ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था, तो आपको याद रखना है वो था मथुरा। कौन सा था? मथुरा था जो सबसे प्रसिद्ध नगर था। ठीक है, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। आगे बढ़े। क्या हो रहा है? देखिए, दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई। आपको बताना है कि निम्न में से किस वर्ष में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है 1527, ऑप्शन बी है 1526, ऑप्शन सी है 1600, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में अधिक। यहाँ पे अधिक हो गया है, अधिक यहाँ होगा, एक से अधिक यहाँ है, इनमें से कोई नहीं। देखें, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की गई, इसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है। क्या? बाबर आया, पान खाया, चबाया, घर गया, मर गया। ठीक है, ये ट्रिक आपको क्या करना है, याद रखना है, जिसमें बाबर का मतलब है बाबर, आया का मतलब आया कब, 1526 में, पान खाया और पान कब खाया, पान खाया का मतलब कि पानीपत का प्रथम युद्ध की बात कर रहे हैं। ये कौन सा युद्ध है, तो
पानीपत। और पानीपत का प्रथम युद्ध अब ये कब होता है? 1526 में। ठीक है। खाया से आपको याद रखना है खानवा का युद्ध, जो कब होता है? 1527 में। चबाया का मतलब है यहाँ पे चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध है? चंदेरी का युद्ध, जो कब होता है? 1528 में होता है। घर गया, तो घर से आपको याद रखना है घाघरा का युद्ध। और मर गया से आपको याद रखना है कि वो मर गया, और कब मर गया? तो 1530 में। और ये घाघरा का युद्ध 1529 में। और इस तरह से देखेंगे कि 1526 में ये पानीपत का युद्ध लड़ता है, और यहाँ पे किसको हराता है? तो आपको याद रखना है कि इब्राहिम लोदी जो है, जो लोदी वंश का अंतिम शासक है, और लोदी वंश के साथ साथ वो दिल्ली सल्तनत का वो अंतिम वंश है। ठीक है ना? अंतिम वंश का अंतिम शासक है, जिसमें जो बाबर है 1526 में इसे क्या करता है? हराता है। ठीक है। तो इस तरह से देखें, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1526। ठीक है क्या? आगे बढ़ें। देखें, अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है वह भारत का नागरिक हो। ऑप्शन बी, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो। ऑप्शन सी है राज्यसभा का सदस्य हो। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। देखें, अगर उपराष्ट्रपति की अगर अर्हता की बात करें तो इसका उल्लेख कहाँ पे है? तो आपको चलना होगा अनुच्छेद 66 में। अनुच्छेद 66 में, जिसमें एक यहीं पे अनुच्छेद 66 में ही निर्वाचक मंडल का भी उल्लेख है, और उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल, जिसमें आप कमेंट करके बताएंगे कि उपराष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन शामिल होता है। और यहाँ पे अगर 66 के 3 की बात करें, ये क्लॉज है 66 का 3 जो क्लॉज है, इसमें क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति की अर्हता क्या होंगी? अर्हता, या कह सकते हैं इसी को योग्यता। ठीक है। अब देखें, वह कह रहा है कि वह भारत का नागरिक हो। ये क्या है? ये 100% सही है। कह रहा है कि वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो। ये भी बात क्या है? सही है। इसमें क्या पूछा है कि अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? ठीक है ना? और यहाँ कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य हो, तो आपको याद रखना है कि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, बल्कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। बनने की क्या रखता है? योग्यता रखता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो राज्यसभा का जो सभापति का पद है उसे स्वतः प्राप्त होती है, अतः वह राज्यसभा क्या है? पदेन सभापति है। इसलिए उसे राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी रखनी चाहिए। ठीक है। और फिर कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, तो नहीं, ये बात गलत है कि वो कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य हो। नहीं, ये राज्यसभा के सदस्य के बनने की योग्यता अगर दिया रहता तब यहाँ पर क्या हो जाता? सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य हो, तो नहीं, राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। यही बात क्या है? गलत है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? जो क्या है, यहाँ कह रहा है कि सही नहीं है, तो इसमें क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। आगे बढ़ें। देखें, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद
प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। आपको बताना है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद की तरफ बढ़े, देखिए ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 20, बी है अनुच्छेद 21, सी है अनुच्छेद 19, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। देखें ये जितने भी हम लोग प्रश्न कर रहे हैं ये सभी बीपीएससी के पूछे गए प्रश्न हैं, जिसमें से मैक्सिमम जो प्रश्न है टीआरई जो बीपीएससी टीआरई के जो एग्जाम हुए हैं उनका प्रश्न है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे दे रहा है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद जो 20 है ये किसके लिए है, तो आपको याद रखना है कि अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में अधिकार है। अपराधों के लिए दोषसिद्धि, दोष सिद्धि के संबंध में क्या है, के संबंध में अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 21 की बात करें तो ये किसकी बात करता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। वहीं अगर 19 की बात करें तो ये किसकी बात करता है, तो ये स्वतंत्रता की बात करता है। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता का बात करता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता। और जो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, इन्हीं में से जो पहली स्वतंत्रता है वो है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को भी माना जाता है या उसको रखा जाता है। इस तरह से इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19। ठीक है, आगे बढ़ें, देखें अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। आपको बताना है कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। ऑप्शन की बात करें तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी है कमला रानी सिंह, ऑप्शन सी है तारकेश्वरी सिन्हा, ऑप्शन डी है राउड़ी देवी और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना क्या है, तो इसमें आपको बताना है कि 1947 के बाद किस महिला ने 1947 के बाद किस महिला ने भारतीय राजनीति में सर्वाधिक योगदान दिए। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे। ठीक, अब देखें इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसमें होगा अरुणा आसफ अली। जो अरुणा आसफ अली हैं, इन्होंने भारतीय राजनीति में 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान दिया, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है अरविंद घोष, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। अगर 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की बात करें तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किन्होंने की थी, तो आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा।
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखें, अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? और ये जो प्रश्न है ना, ये मैक्सिमम टाइम बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है ना। पूछा गया है कि भारतीय राजनीति की जननी किसे कहा जाता है। ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा, ऑप्शन बी है श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को क्या कहा जाता है, तो भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़े। देखें, अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से अलग हुआ। आपको बताना है कि बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ। इसका आंसर हम बता रहे हैं, लेकिन आप कमेंट करके बताएंगे कि बिहार जो है, बिहार से बंगाल कब अलग हुआ, या बिहार से उड़ीसा कब हुआ, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, ये कमेंट करके आपको बताना है। इसके साथ ही साथ आपको बताना है कि बिहार से झारखंड जो है ये कब अलग हुआ। आपको दो चीजें बताना है, एक है उड़ीसा, ठीक है, और दूसरा है कौन, तो दूसरा है झारखंड। आपको ये दोनों कमेंट करके बताना है कि ये दोनों बिहार से कब अलग हुए थे। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि बिहार बंगाल से अलग हुआ था। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है 1910 में, ऑप्शन बी है 1912 में, ऑप्शन सी है 1921 में, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें, जो बिहार है ये बंगाल से कब अलग हुआ था, तो आपको याद रखना है 1912 में, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें, अगला प्रश्न है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। आपको बताना है कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी है नवाब सदीमुल्ला खां, ऑप्शन डी है आगा खां, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना क्या है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। अगर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की बात की थी करें तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है नवाब सदीमुल्ला खान ने, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है क्या, आगे बढ़े। देखें, अगला प्रश्न है, सामान्य न्याय और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। आपको बताना है कि सामान्य न्याय, यहाँ पे समान हो गया है, यहाँ पे समान होगा, ठीक है ना। सामान्य न्याय और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 39 ए, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना क्या है कि समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान, अगर अनुच्छेद 39 की बात करें, अनुच्छेद 39 की बात करें तो इसमें क्या है, तो जो अनुच्छेद 39 है ना, ये महिला और पुरुष दोनों की बात करता है। किसकी बात करता है, महिला प्लस पुरुष। और कहता क्या है
कि इनको समान कार्य के समान वेतन मिलेंगे। समान कार्य के क्या मिलेंगे? समान वेतन, अर्थात सामान्य कार्य के समान वेतन का उल्लेख करता है। और जो अनुच्छेद 40 है ये किसकी बात करता है? तो ये पंचायती राज की बात करता है, पंचायती राज। और अनुच्छेद जो 39A है ये किसकी बात करता है? तो समान विधि और निःशुल्क समान न्याय और विधिक निःशुल्क विधि सहायता की बात करता है। अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। आपको क्लास कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपना स्वयं का मूल्यांकन भी करते रहें। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको सारे जो वीडियो हैं इनके नोटिफिकेशन जाते रहें और आप इन सभी क्लासों के लाभ उठा सकें। देखें, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? आपको बताना है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 226, ऑप्शन बी है अनुच्छेद ऑप्शन ए है अनुच्छेद 226, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 132, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो अनुच्छेद 32 है इसे क्या कहा जाता है? तो बी आर अम्बेडकर ने, बी आर अम्बेडकर, यहाँ पे डॉक्टर होंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा। क्या कहा? संविधान का आत्मा। और ये आप आत्मा का, संविधान का आत्मा का, और ये जो संविधान का आत्मा से बनने वाला प्रश्न है ये मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। ये कोई ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें ये क्वेश्चन ना बनता हो, ठीक है ना। तो ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कौन सा? अनुच्छेद 32, या यही अनुच्छेद 32 क्या है? तो इसी को कहते हैं इसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचार। ठीक है, अब देखें, इसके द्वारा 5 तरह की रीटें जारी की जाती हैं और रीटें कौन जारी करता है? तो आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और अनुच्छेद 226 के तहत कौन रीट जारी करता है? तो आपको याद रखना है हाई कोर्ट, जिसको उच्च न्यायालय कहते हैं, हाई कोर्ट। अर्थात पूछा गया है कि उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार कौन देता है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 226, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है क्या, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? आपको बताना है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना क्या है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो आपको याद रखना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो उत्तरदायी जो गैस होती है वो कौन होती है? तो CO2 होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अर्थात इसके लिए जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा CO2। ठीक है क्या, आगे बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है?
आपको बताना है कि निम्न में से कौन रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। अगर इसमें ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है आयन मंडल, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करने के लिए जो उत्तरदायी जो मंडल है वो है आयन मंडल, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा के नाम से प्रचलित पवन पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है। अब आपको बताना है कि जो गरजता चालीसा है, प्रचंड पचासा है, चीखता साठा है के नाम से जो प्रचलित पवन है ये किस गोलार्ध में चलती है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है उत्तरी गोलार्ध में, ऑप्शन बी है दक्षिणी गोलार्ध में, ऑप्शन सी है पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन डी है पश्चिमी गोलार्ध में, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखें जो ये गरजता चालीसा है, प्रचंड पचासा है और चीखता साठा है, ये कैसी हवाएं हैं या कैसी प्रचलित पवनें हैं। तो आपको याद रखना है कि ये पछुआ पवन है। कौन है, तो पछुआ पवन है। और ये कहाँ चलती हैं, तो आपको याद रखना है दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में। अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है ना। जब दक्षिणी गोलार्ध में ये 35 से 40 के बीच 35 से 60 डिग्री के मध्य क्या होती हैं, ये प्रचलित हवाएं चलती हैं, जिनमें जब ये 40 डिग्री पे पहुंचती हैं तो बहुत ही विशाल रूप धारण कर लेती हैं या काफ़ी ज़्यादा विकसित हो जाती हैं। तो इसे गरजता चालीसा के नाम से जानते हैं। जब ये 50 डिग्री पे होती है तो प्रचंड पचासा कहते हैं, और जब 60 डिग्री पे पहुंचती है तो इसे चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। देखें अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि डोलड्रम क्या है। आपको बताना है कि डोलड्रम क्या है। ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी है, दूसरा उष्णकटिबंधीय पवन विक्षेपण पट्टी है, ऑप्शन सी है उपोष्णकटिबंधीय पवन पेटी है, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम डोलड्रम की बात करें तो डोलड्रम कहाँ मिलेगा, तो आपको याद रखना है कि जो भूमध्य रेखा है या 0 डिग्री रेखा है, इससे 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, यानी 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ के मध्य जो विकसित क्षेत्र है, इसी विकसित क्षेत्र को क्या कहते हैं, डोलड्रम के नाम से जानते हैं। और ये कैसा क्षेत्र होता है, तो आपको याद रखना है उष्णकटिबंधीय पवन पेटी होती है, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है टीटीकाका झील कहाँ स्थित है। आपको क्या बताना है कि टीटीकाका झील जो है कहाँ स्थित है। ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए है बोलीविया एवं पेरू, ऑप्शन बी है इक्वाडोर एवं कोलंबिया, ऑप्शन सी है बोलीविया एवं पराग, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। यहाँ देखें कि टीटीकाका झील की बात कर रहा है कि टीटीकाका जो झील है ये कहाँ पर स्थित है। अब देखें जो टीटीकाका झील है, आपको याद रखना है कि विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। ये क्या है, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। विश्व की सबसे ऊंची क्या है, नौगम्य झील है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है बोलीविया एवं पेरू की सीमा पर स्थित है, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट
आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। आपको बताना है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए है कोंकण तटीय मैदान, ऑप्शन बी है मालाबार तटीय मैदान, ऑप्शन सी है कोरोमंडल तटीय मैदान, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। देखें जो प्रायद्वीपीय भाग है जो जल से तीन तरफ से घिरा हुआ है, अगर पश्चिम में देखें तो अरब सागर है, अरब सागर, और पूरब में देखें तो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे श्रीलंका, और इसके बीच में यहाँ पे मिलेगा आपको मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। और यहाँ पे आपको एक जल संधि मिलेगी जिसे कहेंगे, यहीं पे एक छोटी सी जल राशि है जिसे कहते हैं पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। और यहीं पे एक जल संधि है जो बंगाल की खाड़ी या पाक की खाड़ी, बंगाल खाड़ी में विकसित है, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है, जिसके कहते हैं पाक जल संधि, पाक जल संधि। अब देखें यहाँ पे जो तटीय क्षेत्र हैं इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे यहाँ पे कोंकण, कन्नड़, और यहाँ पे मालाबार के नाम से जानेंगे। इधर आएंगे तो आपको मिलेगा कोरोमंडल, यहाँ पे उत्तरी सरकार और उत्कल का मैदान मिलेगा। तो देखें यहाँ पे उत्कल का मैदान है या उत्कल तट है, उत्कल तट, यहाँ पे उत्तरी सरकार है, और यहाँ पे कोरोमंडल तट मिलेगा, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर मालाबार तट की बात करें तो ये कहाँ मिलेगा, तो आपको ये केरल के तट पे मिलेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि देखें अगला प्रश्न क्या है। देखें अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। आपको बताना है कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। ठीक है, ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी है साबरमती नदी, ऑप्शन सी है ताप्ती नदी, ऑप्शन डी है नर्मदा नदी, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखें जो साबरमती है, ताप्ती है और नर्मदा, ये तीनों कहाँ गिरती हैं, तो ये तीनों नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। लेकिन जो कृष्णा नदी है ये कहाँ गिरती है, तो आपको याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, खाना पकाने की बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। अगर इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है काला सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, काला सतह ऊष्मा की कुचालक होती है, उसे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है, और डी की तरफ बढ़ें तो ये है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें जो काला रंग होता है ना, जो काला इसलिए छोड़ा जाता है, जो खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं उनका बाहरी हिस्सा काला इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि जो काला सतह होता है ये ऊष्मा का अच्छी अवशोषक मानी जाती है, अतः इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें कि अगला प्रश्न क्या है। देखें अगला प्रश्न है कि डेसिबल का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है। आपको बताना है कि डेसिबल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए है ध्वनि की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, ऊष्मा की तीव्रता, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखें जो डेसिबल है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको याद रखना है ध्वनि की तीव्रता मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है क्या।
आगे बढ़े। देखें अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है बंगलोर, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है हैदराबाद, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखें पूछा गया है कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि चलिए इस प्रश्न का पहले आंसर देखते हैं। ये थोड़ा सा प्रश्न घुमाया गया है, ठीक है ना। देखें इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बंगलोर, ठीक है ना। बंगलोर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आगे बढ़े। देखें अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। आपको बताना है कि एक ही प्रकार के परमाणु किस में मिलते हैं। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, उपयुक्त में से एक से अधिक, और अंतिम है ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो अगर एक ही प्रकार के परमाणु की बात करें कि किस में मिलेंगे तो आपको याद रखना है कि जो प्राकृतिक तत्व हैं इनमें क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न क्या है। देखें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में, यहाँ पे ऋणात्मक है, ठीक है ना, ये विच्छेद हो गया यहाँ पे, जब संधि करेंगे तो ऋणात्मक बन जाएगा, ठीक है। तो निम्न में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है। आपको बताना है कि निम्न में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है। ऑप्शन की बात करते हैं तो अल्फा किरण में, बीटा किरण में, गामा किरण में, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम देखें कि किस में ऋणात्मक आवेश होता है तो आपको याद रखना है कि जो बीटा किरण होती है इनमें क्या होता है, तो ये ऋणात्मक आवेश होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न क्या है। पूछा है कि दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। आपको बताना है कि दही का जो खट्टापन है ये निम्नलिखित के कारण होता है, यानी किसके कारण होता है। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी है एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो दही की बात करें कि दही का खट्टापन किसके कारण होता है, तो आपको याद रखना है कि जो लैक्टिक एसिड होती है, लैक्टिक जो अम्ल है, इसी के कारण क्या होती है, दही का खट्टापन होती है। तो अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें क्या है अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए है O2 यानी ऑक्सीजन, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन, और यहाँ पर CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, और ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। तो आपको याद रखना है जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए
एक आवश्यक गैस है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, आगे देखें, आगे कुछ है क्या, नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप इसमें कुछ चेंजिंग चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरह की चेंजिंग चाहिए। और इसके साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कर दें और इसके साथ साथ शेयर भी कर लें, और अगर चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।